नमस्कार और स्टडी मेधा एकेडमी में आपका स्वागत है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस यूनिट की लेसन 23 में आज हम लोग साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लेकिन इससे पहले कि मैं ये चर्चा शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी वेबसाइट है studymedha.com, इसे भी जरूर विजिट करिएगा। तो आइए आज जानते हैं हम लोग साइबर सिक्योरिटी के बारे में। सबसे पहले हम जानें कि साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम क्या है? व्हाट इज साइबर क्राइम? तो कंप्यूटर या मोबाइल तथा इंटरनेट के उपयोग से होने वाले अपराध को साइबर क्राइम कहा जाता है। तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ज़रूरत है, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप जो भी हो, और इंटरनेट की ज़रूरत है। जब इनकी सहायता से कोई भी अपराध होता है तो उसे साइबर क्राइम कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनेट ज़रूरी है, इंटरनेट की मदद से ये सब क्राइम्स होते हैं, और कंप्यूटर या मोबाइल किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का भी उपयोग होता है। तो इस तरह के जो क्राइम होते हैं उन्हें साइबर क्राइम कहा जाता है। साइबर क्राइम दो प्रकार की कैटेगरी है साइबर क्राइम की। पहला है कंप्यूटर एज अ टारगेट, जहां पे कंप्यूटर एक शिकार के रूप में होता है, यानी कि कंप्यूटर को ही बर्बाद करना है, कंप्यूटर को ही खराब करना है। दूसरे प्रकार की कैटेगरी होती है कंप्यूटर एज अ वेपन, यानी कंप्यूटर को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कंप्यूटर टारगेट नहीं है, एग्जैक्टली कंप्यूटर को बर्बाद नहीं करना है, कंप्यूटर चलाने वाले व्यक्ति को या कंपनी को बर्बाद करना है। तो कंप्यूटर को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी दो प्रकार की कैटेगरी हो गई, कंप्यूटर एज अ टारगेट और कंप्यूटर एज अ वेपन। कंप्यूटर एज अ टारगेट यानी कंप्यूटर या फिर उसके अंदर का जो डेटा है उसको खत्म करना हो, उसके खिलाफ जो क्राइम होता है वो कंप्यूटर एज अ टारगेट के अंतर्गत आएगा। और कंप्यूटर को जहां पर हथियार के रूप में इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति को, किसी कंपनी को यदि नुकसान पहुंचाया जाता है तो वहां पर कैटेगरी हो जाती है कंप्यूटर एज अ वेपन। अब साइबर क्राइम जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं ये हम लोग जान लेंगे। सबसे पहले हैकिंग, बहुत नाम सुना होगा आपने, हैकिंग का क्या होता है? वायरस, वर्म और ट्रोजन हॉर्सेस, इन वर्म्स का इस्तेमाल करके, वायरस का इस्तेमाल करके, ट्रोजन हॉर्सेस, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके नुकसान पहुंचाना। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जहां पे सर्विस ही किसी वेबसाइट की वर्चुअली बंद की कर दी जाती है। सॉफ्टवेयर पायरेसी, इसके बारे में भी अभी हम लोग जानेंगे। ऑब्सीन कंटेंट यानी अश्लीलता। फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, जालसाजी करना इंटरनेट की मदद से। फिशिंग करना, फिशिंग में क्लोनिंग जैसा चीज़ है ये। स्पैमिंग करना यानी बहुत बॉम्बार्डमेंट करना, बहुत ज़्यादा मैसेजेस देना ताकि जो एक्चुअल मैसेजेस हैं वो कोई व्यक्ति ना पढ़ पाए। एटीएम फ्रॉड्स और मोबाइल फ़ोन हैकिंग। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम लोग जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हैकिंग के बारे में, फिर वायरस, वर्म, ट्रोजन के बारे में। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ये कई लोगों के साथ हुआ भी होगा, उन्हें मालूम नहीं होगा, तो हम ये अब इसके बारे में हम बात करेंगे। सॉफ्टवेयर पायरेसी, ऑब्सीन कंटेंट, फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, ये भी बहुत सारे लोगों के साथ, कॉमन लोगों के साथ भी हुआ होगा ये चीज़। हो सकता है कई लोगों ने इस पर ध्यान न दिया हो, और लेकिन ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आइडेंटिटी थेफ्ट जो है वो अब आजकल के ज़माने में, तो जैसे आज कुछ समय से, पिछले कुछ महीनों से आप देखें तो आइडेंटिटी थेफ्ट जो है, इसकी जो अपराध हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। फिशिंग, स्पैम, एटीएम फ्रॉड्स और मोबाइल फ़ोन हैकिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं हैकिंग के बारे में। किसी कंप्यूटर में अनाधिकृत प्रवेश करना या डाटा को अनुचित तरीके से चुराना हैकिंग कहलाता है। तो दो चीज़ें हैं, या तो किसी कंप्यूटर में बिना परमिशन के उसको यूज़ करना, अनाधिकृत रूप से उस कंप्यूटर के अंदर पहुंचना, उसका डेटा देखना, और या फिर उस कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है उसे अनुचित तरीके से चुराना, ये हैकिंग होता है। अब इसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल होता है, यानी आपको
बताए बिना आपके कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को चुरा के आपके कंप्यूटर के अंदर जाना, ये एक तरीका हो सकता है। किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए आपके कंप्यूटर के अंदर की चीज़ों को देखना, डाटा को अनुचित तरीके से या तो ईमेल के माध्यम से या फिर किसी तरह से आपके कंप्यूटर को के अंदर प्रवेश करके आपके ड्राइव्स को देखना, डाटा को कॉपी कर लेना इंटरनेट की मदद से। तो ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे आपके कंप्यूटर के अंदर कोई हैकर प्रवेश करता है या फिर आपका डाटा अनुचित तरीके से चुराता है। तो इस चीज़ को बोलते हैं हैकिंग। अब अपराधी हैकिंग का उपयोग महत्वपूर्ण डाटा को चुराने या उसमें बदलाव करने के लिए करते हैं। डाटा कितना महत्वपूर्ण है ये आप लोग समझते ही होंगे। कीमत कंप्यूटर की उतनी नहीं है जितनी डाटा की है। तो कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है उसको सुरक्षित रखना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि डेटा से ही सारे काम जो हैं वो होते रहते हैं। तो डेटा ही अगर नहीं होगा तो बहुत सारे फर्क जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो हैकर क्या काम करता है, डेटा को चुराने की कोशिश करता है या फिर उस डेटा को बदल देता है ताकि वो आपके काम ना आ सके। यहां पर यह जिक्र करना भी जरूरी है कि कुछ लोग हैकिंग को सिर्फ आनंद के लिए या फिर अकारण ही करने लग जाते हैं। कई लोग सीख रहे होते हैं हैकिंग, तो फिर वो ऐसे क्राइम कर जाते हैं। कई लोग मजे के लिए, किसी को परेशान करने के लिए भी हैकिंग करते हैं। तो इस तरह के भी जो है केसेस बहुत सारे देखे गए हैं जहां लोग आनंद प्राप्त करने के लिए किसी के कंप्यूटर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते हैं, उसकी प्राइवेसी भंग करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंट फाइल्स को चुरा लेते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो ये सारे जो इस प्रकार के क्राइम्स हैं वो हैकिंग कहलाते हैं। फिर आता है वायरस, वर्म या ट्रोजन। ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें कंप्यूटर समझ नहीं पाता। वायरस के बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले भी चर्चा कर चुके हैं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो ऐसे प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर समझ नहीं पाता और कंप्यूटर असामान्य व्यवहार करने लग जाता है, उसे वायरस कहते हैं। अब वायरस हो गया, वायरस तो एक पूरा फुल सॉफ्टवेयर जैसा होता है। वर्म एक छोटा प्रोग्राम होता है और ट्रोजन जो है वो एक ऐसा वायरस है जो आपके कंप्यूटर के अंदर घुस के स्पाई करता है, जासूसी करता है। तो जो वायरस आपके डाटा की जासूसी करते हैं उन्हें ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। तो ट्रोजन हॉर्स ऐसे वायरस होते हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं और वो आपके कंप्यूटर के डेटा की जासूसी करते हैं। इसका बहुत सारे लोगों के कंप्यूटर में ऐसे ट्रोजन हॉर्स वगैरह आए भी होंगे। यदि एंटीवायरस होगा, लाइसेंस्ड एंटीवायरस होगा, तो ट्रोजन हॉर्स बहुत सारे पकड़ में भी आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम कोई इंटरनेट से गाना या मूवी वगैरह डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ में भी ट्रोजन हॉर्स आ जाते हैं। तो वायरस, वर्म और ट्रोजन ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें हमारे कंप्यूटर में भेज के और कोई क्राइम के उद्देश्य से भेज के और कोई क्राइम किया जाता है। तो ये जो है वो साइबर क्राइम का ही एक प्रकार है, वायरस भेजना, वर्म भेजना या ट्रोजन हॉर्स आपके कंप्यूटर में भेजना। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ये एक कॉमन क्राइम है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें अपराधी आपकी बैंडविड्थ का उपयोग इस प्रकार करता है कि आप अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट से जुड़कर कुछ भी ओपन नहीं कर पाते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे कोई एक आपने वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट में बहुत सारे कस्टमर जो हैं वो लॉगिन होते हैं। अब सपोज आपके 10,000 कस्टमर हैं, वो रोज लॉगिन होते हैं, लेकिन आपकी बैंडविड्थ को चुरा लिया जाए, आपके बैंडविड्थ में कुछ इस प्रकार के प्रोग्राम्स जोड़े जाएं, कुछ इस तरह का काम किया जाए कि अब वो 10,000 लोग न जुड़ पाएं, सिर्फ 2,000 लोग जुड़ पाएं आपकी वेबसाइट से। तो जो 8,000 लोग नहीं जुड़ पाए उनका नुकसान होगा और साथ साथ उस कंपनी का, उस वेबसाइट के ओनर का भी नुकसान होगा। इस तरह की चीज़ों को कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो यहाँ पर क्या होता है, अपराधी आपकी बैंडविड्थ का उपयोग करके इस प्रकार से आपकी वेबसाइट को मॉडिफाई कर लेता है कि आप अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट से जुड़कर कुछ भी ओपन नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग वेट करते रह जाते हैं कि हमारा लॉगिन होगा, नहीं हो पाता। ठीक है, अपराधी की मंशा आपको डेटा ओपन करने से रोकने की होती है। अपराधी चाहता है कि जो लोग लॉगिन कर रहे हैं इस वेबसाइट में वो डेटा न प्राप्त कर पाएं।
यह वेबसाइट तथा व्यक्ति दोनों के विरुद्ध हो सकता है। यह किसी वेबसाइट को बदनाम करने के लिए, उस वेबसाइट का बिजनेस खत्म करने के लिए हो सकता है, या फिर किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए भी हो सकता है। तो इस प्रकार के जो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होते हैं वह वेबसाइट और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी एक ऐसा क्राइम है जिससे हर व्यक्ति दो चार हुआ है। अनट्रस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम अथवा पायरेटेड सॉफ्टवेयर के द्वारा सिस्टम के प्रोग्राम्स को क्षति पहुंचाना एवं अवैध रूप से वैधिक प्रोग्राम्स को कॉपी करना सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर का उपयोग करने से वायरस अटैक आसान हो जाता है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि होता क्या है सॉफ्टवेयर पायरेसी। जैसे किसी कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, बहुत पैसा लगाया, बहुत मेहनत की और तब जाके वो सॉफ्टवेयर बना। अब कंपनी चाहती है कि उस सॉफ्टवेयर को नॉमिनल प्राइस में, थोड़े से प्राइस में पब्लिक को बेचा जाए ताकि जो लागत लगी है वो रिकवर हो जाए और कंपनी को प्रॉफिट भी मिल सके। लेकिन इस सॉफ्टवेयर को पायरेटेड रूप से कई लोग बेचने लग जाते हैं, यानी कि इसको कुछ इस तरह से क्रैक कर लेते हैं कि किसी भी एक सीडी में डाल के, एक पेन ड्राइव में डाल के लोगों को बेचना चालू कर देते हैं, जिससे कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होता और कंपनी जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर रहता है उस पे कोई अपना सपोर्ट भी नहीं देती। तो पब्लिक को तो वो फ्री में मिल जाता है या और भी कम प्राइस में मिल जाता है, लेकिन कंपनी को नुकसान होता है क्योंकि उस सॉफ्टवेयर की कॉपीज जो हैं वो फ्री में बिक गई या फिर कम दाम पे बिक गई। और जो लोग रहते हैं, जो लोग कुछ पैसा बचाने के चक्कर में उसको खरीद लेते हैं, वो भी कंपनी से कोई सपोर्ट प्राप्त नहीं कर पाते। उसमें कोई अपडेट होता है तो उन्हें नहीं मिलता, कुछ सर्विस की ज़रूरत होती है, कुछ खराबी आ गई तो भी वो कंपनी से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते। कर भी लेंगे तो कंपनी उनके लिए कोई सर्विस देगी नहीं क्योंकि उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है इसका। तो इस प्रकार के जो क्राइम्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाते हैं। इससे आपके कंप्यूटर पर वायरस अटैक भी आसान होता है और जो कंपनी ये सॉफ्टवेयर बनाती है उसको भी नुकसान होता है। अश्लीलता यानी ऑब्सीन कंटेंट, ऐसी तस्वीरें या कंटेंट को इंटरनेट के द्वारा संचार करना जो सभ्य समाज के लिए नहीं है, अश्लीलता उन्हें कहा जाता है। तो जो चीज़ें सभ्य समाज के लिए नहीं है, इंटरनेट पर बहुत सारा डेटा जो है वो इसी तरह का है जो सभ्य समाज की शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी इंटरनेट पे मौजूद है, पैसे कमाने के लिए मौजूद है, फेमस होने के लिए मौजूद है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसे जो तस्वीरें हैं, ऐसे जो टेक्स्ट हैं, ऐसे जो कंटेंट हैं जो सभ्य समाज के लिए नहीं है, उनका संचार करना इंटरनेट के माध्यम से, इसे अश्लीलता कहा जाता है। अब बहुत सारे कंट्रीज़ ने इसकी एक लिमिट बांध रखी है। कुछ कंट्रीज़ में ये पूरी तरह से जो है वो अलाउड है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अलाउड नहीं है। इंडिया जैसी कंट्री में ये अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसका संचार करते हैं और जो करते हैं वो अपराध करते हैं। अपराध की श्रेणी में आता है ये काम। तो अपराधी ज़्यादातर इसका उपयोग किसी को बदनाम करने के लिए भी करता है। न सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस तरह के कंटेंट का संचार होता है, बल्कि कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए भी इस तरह की तस्वीरों और कंटेंट का संचार किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है जो कि साइबर क्राइम के प्रकारों के अंतर्गत आता है। फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, ये बहुत ही कॉमन क्राइम है। किसी अन्य व्यक्ति या संगठन की आइडेंटिटी का गलत उपयोग कर महत्वपूर्ण सूचनाएं हासिल करना फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट होता है। जैसे सपोज करिए मेरे पास एक मेल आता है और वो मेल आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करके। तो अब मुझे ऐसा लगेगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आया तो काफ़ी ऑथेंटिक मेल होगा। उसमें जो बातें लिखी गई हैं, सपोज कुछ जानकारी मांगी गई है, मैंने वो जानकारी दे भी दी, जबकि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से नहीं भेजा गया था। ये किसी अन्य व्यक्ति ने एक ईमेल आईडी बना ली थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से और वो मुझे मेल कर रहा था, और इस प्रकार से मैंने गलती से उसे अपनी वो इन्फॉर्मेशन दे दी जो कि सिर्फ बैंक को देना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से आइडेंटिटी बदल के फ्रॉड करना, ये फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट के अंतर्गत आएगा।
कई बार अपराधी इसका उपयोग डेटा को हासिल करके ब्लैकमेल करने के लिए भी करते हैं। अपराधी इसका उपयोग डाटा को हासिल करके ब्लैकमेल करने के लिए भी कर सकता है। किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से फेसबुक आईडी बना लिया जो आपका पहले से दोस्त रहा हो, और आप समझ रहे हैं कि ये पहले ही वाले व्यक्ति की दूसरी आईडी है। अब आप उससे बातें भी कर रहे हैं, आपने उसको बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं दे दी। अब उसी सूचना का उपयोग वो आपको ब्लैकमेल करने के लिए कर सकता है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी प्राइवेट चीज़ों को लोग स्क्रीनशॉट या सेव करके रख लेते हैं, उसी का उपयोग करते हैं आपको ब्लैकमेल करने के लिए। कई बार क्या होता है कि आपके किसी दोस्त के नाम से ही एक फेसबुक आईडी या ट्विटर आईडी बना के आपको मैसेज करता है कोई कि मुझे 5,000 या 10,000 रुपये की ज़रूरत है, मुझे जल्दी से जल्दी दे दो। तो लोग कई बार फंस जाते हैं, पैसा दे देते हैं। तो इस तरह से जो आइडेंटिटी थेफ्ट है ये बहुत ही कॉमन हो गया है आज के समाज में, ये काफ़ी कॉमन हो गया है ये क्राइम। हर किसी को इससे संभल के रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। तो इस तरह के क्राइम्स होते हैं फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। एक और कॉमन क्राइम है जिसे कहते हैं फिशिंग। पहचान को छुपाकर या गलत पहचान बताकर आपकी महत्वपूर्ण सूचनाओं की चोरी करना फिशिंग कहलाता है। इसका उपयोग मेल भेजकर, वेबसाइट बनाकर या वेब पेज को क्लोन बनाकर भी किया जा सकता है। तो कभी भी कोई भी वेबसाइट दूसरे वेबसाइट का क्लोन बन के आपके सामने आती है, आपसे डेटा लेती है, तो ये फिशिंग के अंतर्गत ये क्राइम होता है। जैसे आपको सपोज करिए एक एसएमएस आया, एसएमएस में ऐसा लिखा गया है कि आपको कुछ रिवॉर्ड दिया गया है आपके बैंक की तरफ से, तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने बैंक की वेबसाइट में जाके अपना रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हैं। अब सपोज आपने उस पर क्लिक किया, एसएमएस पे जो लिंक दी गई थी उस को आपने क्लिक किया, एक वेबसाइट खुलती है आपके मोबाइल पे जो हूबहू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट जैसी दिखती है। अब कई बार क्या होता है, हम लोग यूआरएल देखना उतना टाइम नहीं होता है या हम लोग उसको नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, तो यूआरएल नहीं देखा। अब लेकिन चूंकि वेबसाइट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी ही दिख रही थी तो आपने उसी पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया। अब आपने यूज़र नेम पासवर्ड डाला तो वो यूज़र नेम पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के पास चला गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट वो थी ही नहीं, वो एक क्लोन वेबसाइट थी। तो यही तरह के जो क्राइम होते हैं वो कहलाते हैं फिशिंग। तो पहचान को छुपाना, गलत पहचान बताकर आपकी महत्वपूर्ण सूचनाओं की चोरी करना, ये फिशिंग कहलाता है। अब ये किस प्रकार से होता है, या तो मेल भेज के होगा, या तो वेबसाइट बना के होगा, या फिर वेब पेज का क्लोन बनाकर भी हो सकता है। अभी मैंने आपको जो उदाहरण दिया वो वेब पेज का एक क्लोन बना के किया गया फिशिंग का क्राइम था। स्पैम भी एक काफी कॉमन क्राइम है। लगातार अवांछित या गलत डाटा भेजकर किसी को परेशान करना अथवा बैंडविड्थ का उपयोग कर लेना स्पैम कहलाता है। कई बार आपके ईमेल पे बहुत सारे आपको ईमेल आते रहते हैं, फालतू के प्रमोशनल ईमेल्स या ये फलाना धमाका, खूब सारे ईमेल्स आपको आते रहते हैं। उसी ईमेल्स की भीड़ में, हजारों सैकड़ों ईमेल्स की भीड़ में आपके जो महत्वपूर्ण ईमेल्स होते हैं वो आप नहीं पढ़ पाते। बहुत बार ऐसा होता है और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अपनी महत्वपूर्ण सूचनाएं अवांछित डेटा के बीच में से नहीं पढ़ पाते और ये उनके लिए बहुत ही एडवर्स होता है, उनके लिए बड़ा नुकसानदायक होता है। अब स्पैम क्यों किया जाता है? अपराधी इसका उपयोग व्यक्ति का समय और बैंडविड्थ को बर्बाद करने के लिए करता है। तो वो इस तरह से करता है कि व्यक्ति का समय भी बर्बाद हो, व्यक्ति का जो बैंडविड्थ है वो भी बर्बाद हो और वो महत्वपूर्ण सूचनाएं, जो सूचना उसके लिए महत्वपूर्ण है, उस तक न पहुंच सके। एटीएम फ्रॉड्स आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं। आप ये दो फोटोग्राफ में देख सकते हैं। इस तरह के डिवाइसेस को कहते हैं स्कीमर। जैसे ये स्कीमर जो है वो टच पैड पे रख दिया गया है, ये आपके कीपैड के ऊपर रख दिया गया है। तो जब भी आप कुछ कोई नंबर दबाते हैं, जब जैसे आप अपना पिन दबाएंगे तो आप ये ऊपर वाले पे दबाएंगे क्योंकि ये उसके ऊपर रखा हुआ है, कीपैड के ऊपर रखा हुआ है। और यहाँ पे आप जो भी बटन दबाएंगे वो डेटा किसी और के पास चला जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं कि एक इस तरह का डिवाइस जो है वो स्कीमर डिवाइस लगाया गया है उस स्लॉट पे जहाँ पे आप कार्ड इंसर्ट करते हैं। अब आप कार्ड इंसर्ट करेंगे तो ये जो स्कीमर डिवाइस है ये आपके कार्ड की
जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है, उसको पढ़ लेगी और डेटा को किसी और के पास भेज देगी। तो आपका डेटा और आपका कार्ड का जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है और ये जो कीपैड पे आप लिखते हैं, दोनों ही स्कीमर डिवाइस से स्कीमर डिवाइस का उपयोग करते हुए दोनों से ही डेटा चुराया जा सकता है। तो आपके एटीएम कार्ड की गुप्त सूचनाओं को चुराकर जालसाजी करना एटीएम फ्रॉड कहलाता है। तो आपके एटीएम कार्ड की सूचनाओं को चुराना, जालसाजी करना, एटीएम फ्रॉड हो गया। इसके लिए कैमरास का उपयोग, स्कीमर आदि का उपयोग किया जाता है। तो स्कीमर डिवाइसेस मैंने आपको दिखा दिए। कई बार क्या होता है कि अपराधी एक एडिशनल कैमरा लगा देता है कहीं पे ऊपर, नॉर्मली जो सीसीटीवी कैमरा है उसी के थोड़ा सा ऊपर लगा देंगे। ऐसा अपराध इस तरह से करते हैं। और कई बार क्या होता है कि कैमरा कुछ इस तरह से एंगल कर देते हैं उसका कि वो बिल्कुल डायरेक्टली देख सकें कि आप कीपैड में क्या लिख रहे हैं। तो इस तरह से आपका डेटा चुराया जाता है, जालसाजी की जाती है और आपके साथ एटीएम फ्रॉड किया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन हैकिंग आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पिछले 1-2 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपके मोबाइल फ़ोन का डाटा अवैध रूप से चुराना या आपके मोबाइल पर सतत निगाह रखना मोबाइल हैकिंग कहलाता है। जनरली इसका उपयोग जो है 2 कारणों से हो रहा है। एक तो ये है कि आप पे निगाह रखी जा सके, आपकी लोकेशन ट्रेस की जा सके, आपकी व्यक्तिगत जानकारी जो है वो चुराई जा सके, और दूसरा आपके जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो चुराई जा सके ताकि आपका पैसा जो है वो आपके अकाउंट से उड़ाया जा सके। तो ये 2 मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन हैकिंग होती है। तो मोबाइल फ़ोन हैकिंग किस प्रकार से हो सकती है? आपको एसएमएस से एक मैसेज भेजा जा सकता है, उससे भी हैक हो जाता है। व्हाट्सएप से आपको कोई मैसेज आए, आपने उस अवांछित मैसेज को ओपन किया, वो मैसेज ने आपको कोई कुछ डाउनलोड करने के लिए बोला, आपने डाउनलोड कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि हम जो थोड़ी सी सावधानी नहीं बरतते हैं, इस वजह से हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो हैक हो जाता है। अपराधी इसके द्वारा आपकी गुप्त सूचनाएं जैसे व्यक्तिगत जानकारी या बैंकिंग डिटेल्स चुरा सकते हैं। तो व्यक्तिगत जानकारी भी चुराई जा सकती है मोबाइल फ़ोन हैक करके, और आपकी बैंकिंग डिटेल्स भी चुराई जा सकती है, और आपको बड़ा नुकसान मोबाइल फ़ोन हैकिंग की वजह से हो सकता है। तो ये भी एक साइबर क्राइम का प्रकार है। अब हम लोग सुरक्षा के कुछ उपायों के बारे में जान लें। सबसे पहले तो लीगल एंटीवायरस का उपयोग करना चाहिए। डेमो वर्जन का या फिर फ्री एंटीवायरस बहुत ज़्यादा काम के नहीं होते। आप एक एंटीवायरस को खरीदें और उसे अपने कंप्यूटर में लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके कंप्यूटर में जो वायरस वर्म वगैरह हैं उनको पकड़ सकता है। अनावश्यक सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करें। कई बार ट्रोजन हॉर्सेस वगैरह अनावश्यक सॉफ्टवेयर्स के साथ ही डाउनलोड हो जाते हैं, तो जिन सॉफ्टवेयर्स की आपको ज़रूरत नहीं है उसको कंप्यूटर में न रखें। सिस्टम की इंफॉर्मेशन का या अपने डेटा का नियमित रूप से बैकअप लेते रहें। कभी आप हैकिंग के शिकार हो जाएं और आपका डेटा जो है वो चला जाए, तो इस खतरे से बचने के लिए आपको हमेशा बैकअप लेते रहना चाहिए अपने डेटा का। सिक्योरिटी सेटिंग्स को चेक करते रहें। सिक्योरिटी लेवल मेरे ख्याल से हमेशा हाई रखना चाहिए यदि आप किसी ऐसे कंप्यूटर पर काम करते हैं जिसमें महत्वपूर्ण डेटा हो। कई लोग उसको मीडियम करके रखते हैं क्योंकि कई बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वगैरह भी जब हाई हो जाता है तो नहीं हो पाता है। तो लेकिन फिर भी जब आपका काम हो जाए तो सिक्योरिटी अक्सर हाई रखना चाहिए, इससे आपके कंप्यूटर और डेटा सुरक्षित रहेगा। अपना पूरा नाम एवं पता किसी अनजान यूज़र को शेयर न करें। कई बार क्या होता है, अनजान यूज़र से चैटिंग वैटिंग होने लग जाती है, तो उसमें अपना पूरा नाम पता वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें दे दी जाती हैं। इससे क्या होता है, कई बार आपके पासवर्ड का अनुमान लगा लिया जाता है। इसलिए कोई अनजान यूज़र है तो उससे बहुत ज़्यादा डेटा शेयर करने की ज़रूरत नहीं। इंटरनेट प्राइवेसी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेते रहें। इंटरनेट प्राइवेसी के बारे में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब में जो प्राइवेसी सेटिंग्स है उसको हम लोग सही तरीके से सेट ही नहीं कर पाते। तो क्या अपडेट्स हैं इसमें, क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये सब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना चाहिए ताकि हम अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को, अपने डेटा को, अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रख सकें। अपने सिस्टम में फायरवॉल्स का इस्तेमाल करें। पॉपअप ब्लॉकर को एक्टिवेटेड रखें या पॉपअप ब्लॉकर या पॉपअप्स को जो है वो खुद ब्लॉक करें। फायरवॉल्स का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इससे उस डेटा को कंप्यूटर में आने से रोका जाएगा जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझता।
तो अधिकतर वायरस ही ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो समझ नहीं पाता, ये तो असामान्य व्यवहार करता है। तो फायरवॉल्स रहते हैं तो बहुत सारे वायरस से भी निजात मिल जाती है। पॉपअप ब्लॉकर्स को ज़रूरी ना हो तो एक्टिवेट नहीं करना चाहिए, ज़रूरी हो तो ही, या फिर किसी विशेष वेबसाइट वगैरह से आपको पॉपअप चाहिए होता है तो आप उस विशेष वेबसाइट में पॉपअप को अनब्लॉक कर सकते हैं। वैसे पॉपअप को अधिकतर जो है वो ब्लॉक करके रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो जंक इन्फॉर्मेशन, स्पैम इन्फॉर्मेशन होती है वो पॉपअप्स के द्वारा ही दी जाती है। सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कई बार असुरक्षित या पब्लिक जो इंटरनेट कनेक्शन होते हैं या पब्लिक वाईफाई वगैरह होता है, उसमें आपका जब कंप्यूटर या मोबाइल जुड़ता है तो आपके कंप्यूटर मोबाइल को ट्रेस करना इजी हो जाता है। इसलिए सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन का जहां तक हो सके इस्तेमाल करना चाहिए। ईमेल द्वारा अटैचमेंट्स को सावधानी पूर्वक ओपन करें। ईमेल से जो हमारे पास अटैचमेंट्स आते हैं वो अगर हमें लगता है सही हैं, ऑथेंटिक हैं, तो ही ओपन करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमको लिंक द्वारा कहीं और पहुंचा दिया जाता है, या फिर हमको कोई सॉफ्टवेयर बोल देते हैं डाउनलोड करने के लिए। इस तरह की चीज़ों से हमेशा बचें और अपने ईमेल में जो अटैचमेंट्स आए हैं उसको सावधानी पूर्वक ही ओपन करें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का उपयोग करें जो आसानी से हैक न किया जा सके। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का उपयोग करें। थोड़ा सा आपको खुद याद रखने में दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी एडवाइजेबल है कि अपने पासवर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखें, यानी उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी हो, उसमें कैपिटल लेटर्स भी हों, उसमें स्मॉल लेटर्स भी हों, उसमें नंबर्स भी हों, ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से उसको गेस न किया कर सके। कई बार क्या होता है, जो हैकर्स होते हैं वो सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं। वो आपके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करते हैं और अनुमान लगाते हैं कि आपका पासवर्ड क्या होगा। तो यदि आपका पासवर्ड बहुत ही सिंपल सा है तो वो आसानी से गेस किया जा सकता है, लेकिन आपने यदि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाया है तो उसको आसानी से गेस नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर हम लोग चलते चलते सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के बारे में भी चर्चा कर लें। भारत दुनिया का पहला देश था जिसने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लाया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया एक एक्ट है, एक अधिनियम है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संकल्प के बाद भारत ने मई 2000 में पारित कर दिया और 17 अक्टूबर 2000 को अधिसूचना जारी कर इसे लागू कर दिया। तो पारित हुआ ये मई 2000 में और 17 अक्टूबर 2000 से ये लागू हो गया पूरे देश में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के माध्यम से काफी संशोधित किया गया है, जिसे 23 दिसंबर को भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। इसके बाद इसी 2000 के एक्ट में संशोधन किया गया और नया एक्ट जो आया उसका नाम बन गया सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008। ठीक है, तो ये पहले था सूचना तकनीक अधिनियम 2000, अब बन गया है ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008। तो ये अब 2008 में संशोधित हुआ था और काफी नए क्लॉजेस को जोड़ा गया, काफी मॉडिफिकेशंस इसमें हुए हैं। अधिनियम लाने का उद्देश्य क्या था ये जान लेना भी आवश्यक है। तो निम्नलिखित मुद्दों को ये संबोधित करता है। पहला तो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देता है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जैसे आपने किसी भी डॉक्यूमेंट पे यदि डिजिटल सिग्नेचर कर दिया है तो वो मान्य हो जाएगा। तो बहुत सारे सरकार भी इसका यूज़ कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का आदान प्रदान भी कर रही है। इससे काम फास्ट भी होता है, तो सुरक्षित भी रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को अधिनियम के द्वारा कानूनी मान्यता दी गई। डिजिटल हस्ताक्षर को भी कानूनी मान्यता दी गई। डिजिटल हस्ताक्षर की मैंने अभी बात की आपसे। अपराध और उल्लंघन के बारे में काफ़ी कुछ इस अधिनियम में कहा गया है। साइबर अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था की गई है और इसमें कितने जुर्माना होगा, कितने साल तक के लिए जेल के अंदर रखेंगे, ये सारी चीज़ों का इसमें उल्लेख किया गया है। तो ये था साइबर सिक्योरिटी के बारे में।
यदि आपको ये लेसन पसंद आया हो तो कृपया लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया हमारे चैनल स्टडी मेधा अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी वेबसाइट है studymedha.com, इसे भी जरूर विजिट करिएगा। मुलाकात होगी अगले लेसन में एक बार फिर से। नमस्कार।